गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में आपको वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो यानी वेक्टर्स में सबसे पहला हम लोग जानेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशि, अदिश राशियाँ कहेंगे तो वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो और जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता हो। कुछ अपवाद एक्सेप्शन में क्या है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करेंट, टाइम, ईटीसी, ये सब में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटीज है। दूसरा हो गया टेंसर। टेंसर किसको कहते हैं, तो वैसे क्वांटिटीज़ को कहते हैं टेंसर जिसमें क्या हो कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू हो। यानी वैसा क्वांटिटी जिसके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू हो जाए उसको हम लोग कहते हैं टेंसर। यानी फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जैसे डेंसिटी हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ईटीसी। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियाँ। सदिश मतलब दिशा के साथ, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और जो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता हो, मतलब जिसमें तीनों हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच फॉलो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। एग्जाम्पल में ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब है कि वेक्टर क्वांटिटी को लिखे कैसे, मान लिया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ उसके सिंबल के द्वारा लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है तो V लिखेंगे, एनर्जी है तो E लिख देंगे, वर्क है तो W लिख देंगे, पावर तो P। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी की बात आता है तो वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो सिंबल के ऊपर एरो लगा देते हैं, यानी लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड, लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड, इस तरीके से, या लेटर को बोल्ड करके या डार्क करके भी लिखा जाता है, बोल्ड या डार्क करके। प्रैक्टिकली थोड़ा बोल्ड करना, डार्क करने में थोड़ा आपको ज़्यादा घिसना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सिंबल के ऊपर एरो लगा देना है। ये एरो, इसको पूरा अगर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड, लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड। लाइन सेगमेंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एरो हेड जो है डायरेक्शन यानी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और आगे वाला भाग को एरो हेड यानी हेड कहते हैं और पीछे वाले भाग को टेल कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बारी बारी से कुछ डिफिनीशन जानते हैं। पहला नंबर में जानेंगे पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स वैसे वेक्टर को कहते हैं जिसका डायरेक्शन बॉडी के मोशन के लॉन्ग हो, बॉडी के मोशन के लॉन्ग। अ वेक्टर whose direction is along direction of motion of body। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ईटीसी। तो ऐसा वेक्टर जिसमें वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, बॉडी के मोशन के लॉन्ग। अगर मान लीजिए कोई कार है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो कार का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो भी ईस्ट की तरफ होगा। अगर आप एक पत्थर फेंक करके दीवार पर मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं या मान लीजिए डस्टर फेंक करके दीवार पर मारते हैं,
तो जिस डायरेक्शन में इसको फेंकेंगे वही इसका मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, और जहाँ ये फोर्स लगाएगा जाकर के दीवार पर उसका भी डायरेक्शन वही होगा। तो फोर्स हो गया एक पोलर वेक्टर। नेक्स्ट जानते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर यानी वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन बॉडी के एक्सिस के लॉन्ग हो, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रहा हो उस एक्सिस के लॉन्ग हो। यहाँ पर एक फिगर देखिए, ये मान लीजिए ये मान लेते हैं कोई बॉडी जिसका मास m है और ये इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, इस तरीके से मान लीजिए ये बॉडी, और ये है एक्सिस, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट घूम रहा है। मान लेते हैं इस तरह से बॉडी घूम रहा है, ये इस तरीके से। यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी इसका v है। तो इस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ठीक इसके एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर बॉडी का जो डायरेक्शन है, बॉडी कुछ अलग डायरेक्शन में घूम रहा हो और वेक्टर का डायरेक्शन उसके ठीक एक्सिस के लॉन्ग हो, तो वैसे वेक्टर को कहते हैं एक्सियल वेक्टर। और वेक्टर whose direction is along the axis of rotation of the body। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इससे इसको डिनोट करते हैं और उस पर एरो का साइन लगा दिए। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एक्सेलरेशन ETC। तो ये सब हो गया एक्सियल वेक्टर, यानी वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग हो, उसे हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर, और इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर, नाम है जीरो, तो जीरो के ऊपर एरो लगा दिए, इसी से हम लोग डिनोट करेंगे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर को। नल यानी जीरो मतलब जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाए जीरो, और अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो फिर कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं रह गया। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जीरो, यानी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इट हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। A vector whose magnitude is zero, it has no sense of direction। अगर मान लीजिए जनरल वे में if magnitude of a vector is equal to 0, तो आप कह सकते हैं then a vector is a null vector। एग्जाम्पल में एक और हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इस तरह से, अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहा हो, इक्वल फोर्स हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे मान लेते हैं इस पर ये फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन मार्कर पेन अपने जगह पर। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ जीरो हो गया और ये हो जाएगा नल वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो कहलाता है नल वेक्टर।
the resultant of two equal and opposite forces on a body will be a null वेक्टर। यानी अगर दो फोर्स लग रहा हो एक साथ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एक क्या हो जाएगा, नल वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर, नाम है यूनिट मतलब वन, यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता हो, यानी अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन एंड इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। A vector whose magnitude is 1, it represents the direction of a given वेक्टर। यहाँ से मान लेते हैं कोई वेक्टर ले लेते हैं, तो फॉर एनी वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर ए होगा तो इसमें दो पार्ट होता है, तीसरा चीज़ कोई फॉलो करता है, यानी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को, और दो चीज़ होगा, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर ए के लिए लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस यानी मॉड का साइन लगा देते हैं, और डायरेक्शन के लिए लिखेंगे ए कैप। ए कैप इसको पढ़ेंगे, इसे इसको हैट भी पढ़ते हैं, कैरेट भी पढ़ते हैं, पिक भी पढ़ते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ को फॉलो करेंगे यानी कैप। और यही ए कैप जो है यूनिट वेक्टर है, जो एक क्या ए वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पर ए कैप हो गया ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के रूप में यहाँ पर ए कैप लिखा गया है, जो कि वेक्टर ए का डायरेक्शन बताने के लिए लिखा गया है। वेयर यहाँ से लिख देंगे, वेयर ए कैप इज यूनिट वेक्टर, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और वहाँ पर जो है द सिंबल, ये जो है इन्वर्टेड भी की तरह लग रहा है, इसको पढ़ते हैं कैप। द सिंबल इज रीड एज कैप। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन होगी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ भी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, भी कैप हो जाएगा
v vector by magnitude of v vector 10 meter per second towards east by 10 meter per second। 10 मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ईस्ट। यानी v कैप जो कि एक यूनिट वेक्टर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट को, और ईस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शन बताने के लिए 3 यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। पहला है आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग, के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग। यानी अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो वहाँ पर हम लोग आई कैप लगाएंगे, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग तो जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग तो के कैप लगा करके उसका डायरेक्शन बताएंगे। तो यही तीनों कहलाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम I cap, J cap and K cap are called orthogonal unit vectors along x, y and z axis रेस्पेक्टिवली। और ये तीनों का मैग्नीट्यूड वही 1 रहेगा। आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1। ये भी सिर्फ किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा इसका 1 रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें, पहला एग्जाम्पल, फोर्स on a body is 200 Newton along x axis। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 200 न्यूटन आई कैप। उसी तरह लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल में, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एलोंग बाई एक्सिस। तो इसको लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ये आई जे के यूनिट वेक्टर, यहाँ पर अगर आप कैप नहीं भी लगाएंगे या एरो का भी साइन लगा देंगे तब भी ये हर हाल में यूनिट वेक्टर ही कहलाता है। इक्वल वेक्टर्स के बारे में, इक्वल वेक्टर्स तो वैसे वेक्टर को कहते हैं इक्वल वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यानी अगर कोई 2 वेक्टर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो क्लियरली देख रहे हैं कि दोनों का जो लाइन सेगमेंट का लेंथ बराबर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, एरो भी दोनों का एक ही तरफ है, यानी डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा। 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल magnitude and drawn in the same direction। यहाँ पर
ए वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू बी वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वल और कोलिनियर में क्या फ़र्क है ना कि यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। यानी अगर मान लीजिए इस तरह से दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर मान लीजिए इसको सी, इसको मान लेते हैं डी। चलिए इसका थोड़ा मैग्नीट्यूड कम कर दिए, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। तो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, चाहे इक्वल हो चाहे कोलिनियर हो, दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब दोनों पैरेलल है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी नोट करके लिखेंगे एंगल बिटवीन इक्वल और कोलिनियर वेक्टर्स इज 0 डिग्री। एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। एंटी कोलिनियर यानी अगर कोई दो वेक्टर ले लें जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो दोनों कहला जाएगा निगेटिव वेक्टर्स, और अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा, तो उस स्थिति में कहलाएगा एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। तो चलिए इसको भी मान लेते हैं कुछ अपने हिसाब से। ई वेक्टर, ए वेक्टर, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल magnitudes but drawn in opposite directions। यहाँ पर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो वो एंटी कोलिनियर के साथ साथ निगेटिव वेक्टर्स भी कहलाता है। यानी जितना भी निगेटिव वेक्टर्स होगा सब एंटी कोलिनियर है। जैसे थोड़ा देर पहले आप देखे थे इक्वल वेक्टर, जो भी इक्वल वेक्टर होगा सब कोलिनियर होगा, लेकिन सब कोलिनियर इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, डायरेक्शन सेम रहता है, वो भी कोलिनियर कहलाता है। और इक्वल तो वही होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। उसी तरह एंटी कोलिनियर जो है उसमें मैग्नीट्यूड इक्वल अनइक्वल हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। और निगेटिव वेक्टर वो कब बन जाएगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से नोट करके लिख देंगे एंगल बिटवीन टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है दो एंटी कोलिनियर का। दो एंटी कोलिनियर वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।